It's okay, sir. That's why. So now, can you tell me about your educational background so we can relate through it and proceed further? Sir, I have done my MBA in 2024, and Okay, you I am working as a SAP end user. okay? You are working as SAP end user. Okay, great. So in view to the R2 or which type of your process you are I am working? working on Eco end user, FBL1N, FBL3N, F-48, F-29. Okay, you are working on like end user activities like transactional activities Yes. report in Hmm. WT are working. Okay, okay, good, good. So it is good to you know about SAP. Yes. So we can start. Okay. So where you are working? Sir, I am working in Muzaffarnagar, Bindal Paper Mill. Okay. So which type of company you are working? Whether it is service based or Sir, it is manufacturing. okay, okay, good. So now the session. So you are working in SAP, so you know about finance processes and like transaction codes, reports, vendor report, customer reports. You all know about it. Yes, sir. Okay. So let's. I have you are doing day by day. So Okay. yeah. So first of all, you know SAP is an ERP. ERP is Enterprise Resource Planning. Hmm. Okay. So SAP में actually फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि एक्चुअली 4 IBM पर्सन थे, उन्होंने एसएपी का क्या करा, अपने एक कंपनी बनाई और उन्होंने एसएपी को स्टार्ट करा। ठीक है, फिर Okay. उन्होंने एसएपी के लिए क्या क्या चीजें करी कि उन्होंने अलग अलग वर्जन्स बना दे, जैसे जैसे डेवलप होता गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट वाज ईसीसी, आफ्टर आफ्टर सम सक्सेशन इट इट अपडेट एज यू नो, जैसे हमें चीजें के बारे में पता लगता जाता है तो हम अपग्रेड करते जाते हैं, मतलब उसके अंदर और फीचर्स ऐड करते जाते हैं। तो पहले ये क्या था, ये था ईसीसी। ईसीसी में क्या, ठीक है, तो उस टाइम ओरेकल डाटाबेस यूज होता था, जैसे ये ईसीसी है, इसमें क्या होता था, हाँ बिफोर सर, हाना, हाँ बताओ। ECC और S4 हाँ, मैं में आपको क्या वो सारी डिफरेंस? चीजें बताऊंगा, आपको जो भी क्वेरीज आते हैं आप अच्छा ऐसे क्वेरीज पूछते रहो ताकि मैं आपको क्लियरली सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो ओके। ईसीसी में क्या था, ईसीसी में जो डाटाबेस होता है ना, डाटाबेस क्या होता है, जो कहीं पे भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो किसी ना किसी डाटाबेस में सेव होती है। तो इसमें जो डाटाबेस था वो ओरेकल का था, तो ओरेकल क्या करता था, ओरेकल चार्ज हैवी करता था। ठीक है, अपने कॉलम वाइज का थोड़ा प्रोसेस का फास्ट है, प्रोसेस फास्ट है, प्लस क्या है कि ये इनका सेल्फ का अपना है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने हाना बनाया। ये डिफरेंस है ओरेकल ओरेकल और ईसीसी, ओ सॉरी, ईसीसी और हाना ओके। में। कि हाना में क्या है, कॉलम वाइज डाटा है, ये सेल्फ एसएपी का डाटाबेस है, और ईसीसी में क्या था, जो डाटाबेस था वो ओरेकल का था। ठीक है, और ये रो वाइज होता था। सर, तो ये कॉलम ये वाइज डिफरेंस और रो वाइज आप किस बेस पे कहना चाह रहे हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको थोड़ा सा मैं राइट स्क्रॉल करता हूँ, जैसे डाटा सेविंग होता है ना, देखो हम्म। डाटा एसएपी के अंदर सेव होता है टेबल्स। ठीक है, हम्म। हर किसी की टेबल होती है, जैसे वेंडर हो गए, वेंडर वेंडर का डाटा सेव होगा तो वेंडर्स की टेबल में होगा, कस्टमर का डाटा होगा तो कस्टमर की टेबल्स में होगा। हम्म। ठीक है, और अगर मान लो आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शनल डाटा की टेबल में सेव होता है। तो रो वाइज डाटा सेव करने का मतलब ये होता है कि ऐसे डाटा सेव होगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ओके। क्या होता है, ऐसे बहुत स्पेस लेता है, इसे प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ठीक है, हम्म। कॉलम वाइज में क्या है कि डाटा लिमिटेड रहेगा, जितना डाटा रहेगा उतना ही प्रोसेस करना होगा, डाटा लंबा डाटा नहीं होता। तो ये इजी होता है। अब जैसे मान लो मैं आपको दिक्कत देता हूँ, जैसे मान लो किसी ने बोला आपको ये एच कॉलम में, ठीक है, एच कॉलम में आपका मैंने कुछ भी नेमिंग कर दिया, जैसे मैंने इसको लिख दिया नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका एक मॉड्यूल, मॉड्यूल जैसे हमारा एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है,
ये है आपका मॉड्यूल। ठीक, अब यहाँ पे नेम है, अगर आप कोई नेम सर्च करोगे, जैसे मान लो कुछ भी नाम ले लेते हैं, ABC ले लिया, ठीक है, EFG ले लिया, इसी तरीके से IJK ले लिया। जब आप इसको करोगे सर तो इजी होगा। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो बहुत सारे कॉलम ऐड हो, ठीक है, और मैं डाटा जैसे मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2 हो गया, फर्दर ऐसे और ऐड हो जाए, तो जब हम ये सर्च करेंगे तो प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, ठीक है। Okay. इस वजह से इसके अंदर इसके आप भी फास्ट वर्क करता है कंपैरेटिवली। और हालांकि अंदर क्या है कि थोड़ा ये क्लाउड बेस्ड है, ये क्या है, क्लाउड बेस्ड डाटा है, ठीक है। और ओरेकल क्या होता था, ये मतलब एक तरीके से सर्वर बेस्ड होता था, इस वजह से इसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता था। ये क्लाउड बेस्ड होता है, इस वजह से फास्ट होता है, ठीक है। ओके ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या हुआ कि ना वर्जन आए थे, जैसे इन्होंने बनाए तो इन्होंने पहला वर्जन दिया जैसे 1509, फिर दिया 1609, देन आप कुछ अपग्रेडेशन आते रहते हैं। जैसे इसके अंदर जैसे आपने क्या करा, पहले लेजर अकाउंटिंग नहीं था, प्रोडक्टिव अकाउंटिंग नहीं था, ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर ऐड होते गए। और क्या था, पहले जो फ्यूरी एप्स नहीं थे, वो फ्यूरी एप्स भी ऐड हुए। तो जैसे जैसे अपग्रेडेशन आता जाता वैसे वैसे वर्जन्स की ऐड करते जाते, फीचर्स आता, 1509 आया, 1609, 17, 10, 1809, और उसके बाद फिर क्या, ये लेटेस्ट क्या है हमारा 2023। उसके बाद भी और वर्जन भी आए थे, वो वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसके अंदर और वर्जन होते हैं, जैसे क्या होते हैं, 2020 आया, 29, ठीक है, उसके बाद 2020 आया। इस टाइम तक, जो ये टाइम था ना, इस पीरियड तक क्या हुआ कि ना ऐसा वर्जन चलता था 1509। मतलब क्या होता था, ये जो भी अपग्रेड निकालता है SAP, वो निकालता सितंबर अक्टूबर में। तो जिस मंथ में निकालता है उसी निकाल देते हैं। 15 क्या ईयर है, तो 2009 मतलब 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 अक्टूबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर। इस जो ये ईयर है, यहाँ से क्या हुआ कि ये ईयर वाइज चलने लग गया, 2020, 2021, देन 2022, देन 2023, ठीक है। तो ये इन्होंने एडिशन का, मतलब अपने वर्जन को इस तरीके से इन्होंने नेमिंग नोमेनक्लेचर था वो इस टाइम बदल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जो नए जो अपग्रेड आया उसके अंदर फ्यूरी एप्स है, BTP है, ठीक है, ये एडिशनल फीचर्स ऐड हो गए हैं इसके अंदर। और है इसके अंदर क्या है, लेजर अकाउंटिंग है, ठीक है, पहले लेजर अकाउंटिंग नहीं था। पहले इसके अंदर जो वर्जन थे, इसी से इसके अंदर करेंसीज कम यूज होती थी। इसके अंदर जो करेंसी यूज होती थी 6 करेंसी होती थी, अब क्या है, अब तो आप 10 करेंसी यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले करेंसीज कम हुई होती थी, अब करेंसी यूज होती है। मतलब जैसे मान लो आपके बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में है, तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। मतलब आपको उसके कंपनी कोड के लिए डाटा निकालना होता है। जैसे आप कुछ आप देखते हो कि आप डाटा फर्च करते हो, तो लोकल करेंसी आता है, डॉक्यूमेंट करेंसी आता होगा, है ना। यस। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट करेंसी होता है, इसको मल्टीपल करेंसीज, आपके मल्टीपल बिजनेस में मल्टीपल करेंसीज में ऐड होता है। अब इसमें क्या है, जो हाना में है उसमें आप अपनी 10 करेंसी ऐड कर सकते हो, USD, SKEN, यूरो, INR, ठीक है, और भी फर्दर जितनी करेंसी आपको पता है वो सारी इसके अंदर ऐड होगी, ठीक है। ओके। अब उसके बाद क्या है आपको, अब सबसे पहली बात, इसके अंदर आप अभी जो काम करते हो सारा प्रोडक्शन में काम करते होगे, है ना। प्रोडक्शन क्या होता है, आपका लाइव सर्वर होता है जिस पे आप वर्क करते हो। उसके बाद आपको क्वालिटी के बारे में थोड़ा आइडिया हो, क्योंकि कभी कभार आपको टेस्टिंग के लिए कोई कंसल्टेंट कुछ काम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए क्या देते हैं, क्वालिटी सर्वर दे देते हैं। नहीं सर, मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक। नो सर। जो टेस्टिंग करनी होती है, जैसे किसी कंसल्टेंट ने कुछ भी कोई प्रोग्रामिंग मतलब कुछ चेंजेस करे, तो वो क्या करेगा, वो क्वालिटी में भेज देगा। क्वालिटी में भेज के आपको बोल देगा कि आप इसमें टेस्ट कर लो, आप अप्रूवल दे दो। आपके मतलब IT पर्सन कोई भी होगा, उसे अप्रूवल लेके वो क्या करेगा, प्रोडक्शन में मूव कर देगा, ठीक है। प्रोडक्शन में मूव करने के बाद आपका प्रोडक्शन क्या होता है, लाइव सर्वर होता है। उसको लाइव सर्वर, मेरे पास डेवलपमेंट का सर्वर है। अच्छा, आपके पास डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट भी मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ये भी टेस्टिंग का ही होता है, पर एक तरीके से इसमें मेनली कंसल्टेंट टेस्टिंग करता है। क्वालिटी में आपका IT मतलब बिजनेस साइड से करता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में क्या करता है, डेवलपमेंट भी दो टाइप का होता है, एक तो टेस्टिंग का होता है और एक कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं गोल्डन, और इसको जो डेवलपमेंट का होता है उसे बोलते हैं हम यूनिट टेस्टिंग, ठीक है।
आप उसे बोल सकते हो सिर्फ टेस्टिंग बोल सकते हो। डेवलपमेंट को फर्दर 2 पार्ट में कर देते हैं। तो एक पार्ट होता है इसका जिसे हम कहते हैं गोल्डन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, उसे कहते हैं गोल्डन। और जो सेकंड पार्ट को मैं नाम देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब क्या तो होता है सर ये सारा जैसे हम्म उसमें हम वेंडर खोलते हैं, हम्म तो उसमें जैसे हमारे पास खूब सारे वेंडर हम्म हैं, तो वो पता कैसे चलता है कि उस वेंडर का नाम डाल के उसका कोड आ जाता है, उसका नंबर आता है, डॉक्यूमेंट नंबर, हम्म। फिर उससे हम सर्च करते हैं, वो कैसे होता है? चलो मैं आपको एसएपी में दिखाता हूँ ये चीज़, है ना, ये आपको मैं एसएपी में अब मैं बेल बनाना रन कर देता हूँ, ठीक है, आप ये कहते हो। अभी मैं इसको ब्लैंक रन कर देता हूँ, सारी कंपनी को डाटा निकाल। कोई भी रैंडमली मैंने कंपनी कोड ले लिया है, इसका डाटा निकाल दो इसमें। ठीक है, अब बताओ आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो। ये आपका सप्लायर आ गया, ये आपका कंपनी कोड आ गया। अब आप मुझे बताओ आपका क्वेश्चन क्या है। सर मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, जैसे हमने अभी ये वेंडर खोला है, हम्म। तो इस पे जो वेंडर का हम नाम डालते हैं सबसे पहले सर्च करने के लिए, हम्म। उसमें टी कोड, अब उसमें सप्लायर कोड अपना आप कैसे आ जाता है? जैसे 1030080 इसका कोड है, हम्म। ये अपना आप आ कैसे जाता है? देखो पता है हम क्या है? ये फंक्शनैलिटी होती है इसकी। जैसे आप क्या होता है कि हाना में बीपी एक टी कोड है। इस टी कोड में क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं आपकी कोई ना एक मास्टर डाटा बनाने की कोई टीम होगी, कोई पर्सन होगा एलोकेटेड, जो इसके वेंडर और कस्टमर क्रिएट करता होगा। हम्म। वो क्रिएट करने के बाद कोई पर्सन उसके अंदर एंट्री करता होगा, जो भी वट आपकी टीम में बिजनेस जो होगा वो बिल पोस्ट करता होगा। बिल पोस्ट यस। करने के बाद क्या होता है, वो एंट्रीज हमारी सेव हो जाती हैं। जब सेव हो जाएंगी तो जब आप इसकी ये रिपोर्ट रन करोगे तो उस रिपोर्ट में विद वेंडर नेम और वेंडर कोड आ जाएगा। जैसे ही आप हम्म। क्रिएट करेगा ना जो आपका पर्सन, उसको एक नंबर एलोकेट हो जाता है। जैसे उसने नेम डाटा एड्रेस और जीएल सब एंट्री कर दी, जैसे ही उसने कंट्रोल एस किया सेव किया, तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा। जो भी नंबर हम उसका डिटरमाइन कर सकते हैं, चाहे मान लो 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 0 0 0 1, जो भी आपका रेंज बनाया होता है वो हम रेंज बनाते हैं इसके अंदर। तो तो ये उसके बाद क्या, नंबर अपना आप जनरेट होता है? हाँ ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, मैनुअली नहीं डालते हम। एक जगह नंबर रेंज डिफाइन कर देते हैं। जैसे ओके। आपको मैं बताऊंगा कैसे डिफाइन करते हैं। आप जब उस टाइम डिफाइन कर दो, उसका जैसे क्रिएट करोगे ऑटोमेटिक करके वो नंबर दे। जैसे आप डॉक्यूमेंट पोस्ट करते होगे तो आप बार बार डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डालते होगे, जैसे सेव हम्म। करते हो अपने आप जनरेट कर देता होगा डॉक्यूमेंट नंबर, है यस। ना। उसी तरीके से नंबर रेंज वेंडर की भी बनाई जाती है। तो आप बना दोगे तो जैसे ही वेंडर क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक नंबर उसको दे देगा, फिर अगला आएगा, फिर अगले नेक्स्ट सीरीज वाला नंबर नेक्स्ट वाले को मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो सर फीको में मेन करना क्या होता है? देखो फीको में एक्चुअली मेन, हाँ अब इसके बारे में बात करते हैं, इस बारे में क्या क्या होता है। देखो फीको क्या होता है, एकदम वन ऑफ द कोर मॉड्यूल है। इसके बिना क्या होता है कि आपका फाइनेंस कैसा मेन मॉड्यूल, अगर फाइनेंस नहीं है तो कुछ है ही नहीं एसएपी में, समझ रहे हम्म। हो। जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, जो भी है वहाँ पर फाइनेंस जरूरी है। क्यों? जब फाइनेंस आएगा तभी तो रेवेन्यू और कॉस्ट का पता लगेगा हमें। तो हम्म। फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंस की एक्टिविटीज क्या क्या होती है। देखो फाइनेंस की एक्टिविटीज होती है, मैं इसको 2 मिनट स्क्रीन डाउन करता हूँ। ये देखो फाइनेंस की एक्टिविटी कहाँ, ये सारे फाइनेंस के सब मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, असेट अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, है ना। जनरल अकाउंटिंग क्या हम्म। होता है, जीएल जनरल लेजर्स होते हैं, जो इसमें आप बैंक हम्म। ट्रांजेक्शंस करते हो। एपी क्या हम्म। होता है, अकाउंट्स पेबल, जिसमें वेंडर्स की ट्रांजेक्शंस होती हैं। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, कस्टमर कस्टमर, हो गया। बिल्कुल सही, कस्टमर्स होते हैं, ठीक है।
कस्टमर्स होते हैं। एसेट तो आपको पता ही होगा, एसेट्स होते हैं जो हमारे जो भी हम कंपनी में यूज कर रहे होते हैं फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू, जैसे अब लैंड, मशीनरी, ठीक है, लैपटॉप्स, तो ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, ये हमारा एसेट होता है, ठीक है। और सीओ तो पार्ट सर होता इसमें एसिड एलोकेट करना भी बताते हैं? है, हाँ हाँ, एसेट वगैरह सब चीजें बताते हैं। एसेट के बारे में पूरी डिटेल होता है इसके अंदर कि आपने एसेट कोई प्रोक्योर किया तो कितने अमाउंट में प्रोक्योर किया, आप उसको रिटायर करोगे तो कितने अमाउंट पे रिटायर करोगे, और डेप्रिसिएशन करोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा, सारी डिटेल बताता है इसके। ठीक है, अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था फाइनेंस वाला पर्सन करता क्या है। फाइनेंस पर्सन क्या करता है, इस सब की जो फाइनेंस कंसल्टेंट होता है, देखो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक एंड यूजर जो आप काम करते हो, है ना, आप तो से आपके पास जो वर्क एलोकेटेड आप वो करते हो। कंसल्टेंट क्या करता है कि आपकी रिपोर्ट सही काम करनी चाहिए और कैसे काम करती है वो इसको डिजाइन करता है। डिजाइन कैसे होता है, डिजाइन के लिए हमारे पास एक ही आर्किटेक्चर पहले बनाया जाता है। सबसे पहले क्लाइंट, जो हमने अभी जो पहले डिस्कस किया, जैसे क्वालिटी होता है, प्रोडक्शन होता है और डेवलपमेंट होता है ना, तो क्लाइंट होता है। उसके बाद क्या होता है, चार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। चार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किस बिहाफ पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। फिर एक चीज और बनती है हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेजर्स, जैसे आपके लेजर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल एक्चुअली सेल्स का थोड़ा पार्ट होता है, तो इसको उसमें क्या होता है, हम क्रेडिट लिमिट वाइज वेंडर को, कस्टमर्स को डिटरमाइन करते हैं कि इसका इतना क्रेडिट है तो इसको इतना डिस्काउंट मिलना चाहिए। वो क्रेडिट रेटिंग होती है एक तरीके से, तो वो पार्ट कहाँ डिटरमाइन होता है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया में। उसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, फिर कंपनी कोड बनाते हैं। अगर आप रिपोर्ट रन करते हो तो आप किसी कंपनी कोड के बिहाफ पे रन करते होगे। आपका जो भी कंपनी कोड होगा, जैसे मान लो 1000 है, 1001 है, जो भी व्हाटएवर आपके उस टाइम डिटरमाइन कर। तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है ना, ये फाइनेंस पर्सन करता है। फाइनेंस पर्सन ही चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, चार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन बनाएगा। क्लाइंट वाला वर्क कौन करता है, ये करता है बेसिस पर्सन। जो बेसिस वाला, अगर आपको कभी पासवर्ड भूल जाते हो तो आप एक मेल करते होगे कि मैं पासवर्ड फॉरगेट हो गया या गलत हो गया, तो वो पर्सन बेसिस पर्सन होता है, वो टेक्निकल होता है, तो वो आपका पासवर्ड रीसेट कर देता हो। या आपको कोई नया टी कोड का राइट आप मेल करते होगे ना, तो वो बेसिस पर्सन आपको राइट देता है। तो ये क्या करता है, फाइनेंस पर्सन इन सबका कॉन्फ़िगरेशन करता है, चार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का। उसका कंपनी कोड बनाता है। कंपनी कोड बनाने के बाद प्रॉफिट सेंटर बनाएगा, कॉस्ट सेंटर बनाएगा, इनको इनकी लिंकिंग करेगा, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इनकी लिंकिंग होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपके जितने भी टैक्स रेट होते हैं, सारे टैक्स रेट नहीं होते आपका 10%, 18%, 5%, 28%, कितना परसेंट आपको चाहिए, ये सारा का सारा जो इस प्रोसीजर को राइट करता है ना, वो कंसल्टेंट राइट करता है कि अगर आईजीएसटी लगेगा तो इस परसेंट पे होना चाहिए, एसजीएसटी सीजीएसटी लगता है तो इस परसेंट इस अमाउंट पे होना चाहिए, और ये जीएल पे होना चाहिए। जीएल भी तो होता है, जैसे आई आपका अलग रिपोर्ट आती होगी, एसजीएसटी सीजीएसटी की अलग रिपोर्ट आती है, तो वो सारे के सारे डिटर्मिनेशन फाइनेंस पर्सन करता है। फाइनेंस कंसल्टेंट डिटरमाइन करता है कि जीएल की लिंकिंग फाइनेंस डिसाइड करेगा, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट होगा। ये भी अगर आप रिपोर्ट चलाते होगे, आपके रिपोर्ट में मल्टीपल डॉक्यूमेंट आते होंगे, जैसे KR, KZ, है ना, तो वो सारे डिटरमाइन कौन करता है, वो फाइनेंस पर्सन करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं आपके। एक यहाँ पे तो टी कोड डालते हैं हम OBA7 करके। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखो टी कोड से, ये क्या है, एसेट का डॉक्यूमेंट है, AB क्या है, रिवर्सल डॉक्यूमेंट है, AD क्या है, एक्यूरल्स है, AF क्या है, डेप्रिसिएशन है, AN क्या है, एसेट पोस्टिंग है। तो मतलब क्या है कि ये डिटरमाइन करा जाता है। इससे आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शंस को अलग अलग कर लेते हो कि ये मेरी वेंडर की ट्रांजेक्शन है, ये मेरी कस्टमर की। जैसे KR डॉक्यूमेंट क्या होता है, वेंडर का होता है। अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये देखो DR क्या है, कस्टमर इनवॉइस है। अगर आप मैं आपको KR दिखाऊं तो KR क्या होगा, वेंडर इनवॉइस है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये फाइनेंस पर्सन जो होता है वो बनाता है, इनको क्रिएट करता है। अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं इनमें नया भी क्रिएट कर सकता हूँ, K1, K2, K3। जैसे किसी ने बनाया हुआ है शॉर्टगंज, ठीक है, तो किसी ने बनाया, खुद से क्रिएट किया हुआ है। स्टैंडर्ड कुछ आते हैं, बाकी ये क्या है, एक तरीके से टेस्टिंग सर्वर, तो इसमें पर्सन बनाते रहते हैं। उसका दिन की नंबर रेंज कौन डिटरमाइन करेगा, वो भी फाइनेंस पर्सन करता है, ठीक है। तो ये सारे मतलब एक्टिविटीज होती हैं। जैसे और क्या क्या करता है, देखो क्या हो गया, नंबर रेंज हो गया, और टैक्स कोड क्रिएशन हो गया, ठीक है, चार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जनरल लेजर्स, बैंक्स जितने होते हैं, बैंक्स क्रिएट भी फाइनेंस पर्सन करता है, ठीक है। कस्टमर से रिलेटेड सारा डाटा, उनके जीएल्स, उनके अकाउंट ग्रुप्स, ये सारा का सारा कौन करता है, पर्सन फाइनेंस। TDS रेट्स, TCS रेट्स, एसेट की क्लास अलग अलग होती है, जैसे मशीन की अलग क्लास होती है,
फर्निशिंग की अलग होती है, ठीक है, लैंड की अलग होती है, ये सारी क्लासेस भी फाइनेंस पर्सन बनाता है, मतलब बहुत सारा वास्ट वर्क है इसके अंदर। तो इस तरीके की सारी सारी एक्टिविटीज होती है और सारा के सारा फाइनेंस पर्सन है, ठीक है। अब जैसे मान लो प्रोक्योर टू पे है, इसके अंदर भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये क्या होता है प्रोक्योर टू पे, P2P साइकिल होता है। P2P क्या होता है, प्रोक्योर टू पे। इसमें एम और एफ आई का इंटीग्रेशन होता है, मतलब ये आपस में लिंक करते हैं एफ आई और एम। आपको पता है जहाँ पे मटेरियल ट्रांसफर होएगा उसकी बिलिंग हो जाएगी या फिर कुछ पैसा आएगा तो वो सारा का सारा क्या करेगा, वो सारा का सारा फाइनेंस में हिट करेगा। तो उस टाइम ये जब भी मटेरियल इन होता है और इनवॉइस पोस्ट होता है, इन दो स्टेप पे एंट्री होती है हमारी। इस टाइम पे एफ आई एम एम इंटीग्रेशन हिट करता है इन दोनों पॉइंट पे। बाकी पेमेंट पे तो हिट करेगा ही करेगा और इसके जरूर हिट करता है। तो ये लिंकिंग कहाँ होती है, ये लिंकिंग भी फाइनेंस पर्सन ही करता है। जैसे हम वी आर फाइनेंस पर्सन और एमएम पर्सन, वी सिट टुगेदर और हम क्या करेंगे, इसका प्रोसेस मैप करेंगे एसएपी में। सिमिलरली O2C होता है। O2C क्या होता है, ये एसडी के साथ होता है। एसडी यानी कस्टमर, यानी हमारा अकाउंट रिसीवेबल पार्ट्स में आता है। तो इसमें भी हिट होता है, इसमें यहाँ पे हिट होता है जहाँ पे बिलिंग होती है और जहाँ पे पीजीआई होती है, इन दो जगह हिट होता है, इन दो पोजीशन पे, ठीक है। और पेमेंट पे तो ऑलरेडी जैसी पेमेंट होगी यहाँ पे बैंक हिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है। तो इन इन पोजीशंस पे हिट होता है। ये आप जब थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सब चीजें, ठीक है। अभी तो हम एक तरीके से ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हिट होती है। अब इनकी लिंकिंग कहाँ होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब जैसे इसकी लिंकिंग होती है OBYC में, OBYC टी कोड होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया ना मटेरियल मैनेजमेंट कॉस्टिंग। अब इसमें ना जैसे मान लो आप इसमें जाओगे ना BSX में, यहाँ पे इन्वेंट्री है, यहाँ पे मैं 400 अकाउंट एक रैंडमली डाल देता हूँ, इसमें कुछ होगा नहीं वैसे। तो यहाँ पे अकाउंट सारा ना, तो यहीं पे हम लिखते हैं कि कौन सा GL पिक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंकिंग करते हैं इसकी। तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। और बताओ और कोई क्वेरी है, आप कुछ और डाउट आ रहे हो आप पूछो। सर अभी तो और नहीं है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मुझे अभी 1 ईयर हुआ है। हाँ, नहीं मैं समझ गया था आपकी बात, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा डिटेल में भी नहीं बताया कि आपको लगे कि क्या बता दिया, सारा का सारा हवा में उड़ता है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू टाइप बताया कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। बजट कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपके कॉस्ट सेंटर्स होंगे, है ना, तो कॉस्ट सेंटर्स को आप बजट दे दोगे जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ का, तो वो एक साल में उतना ही करेगा, उससे ज्यादा करने जाओगे पोस्टिंग तो आपको एक एरर दे देगा इन्फॉर्मेशन में कि इसका बजट एग्जॉस्ट हो गया, या तो बजट बढ़ाओ या फिर इसका बजट बजट बढ़ाना पड़ेगा ना फिर हमें। तो ये सारी चीजें भी हम फाइनेंस पर्सन ही करता है, सारी एक्टिविटीज उसी की। सर कॉस्ट सेंटर से बजट कैसे होगा? कॉस्ट सेंटर से बजट को ना, हमें बजट जैसे मान लो एक मतलब उसका एक प्रोसेस होता है कैसे हम करते हैं। उस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम कॉस्ट सेंटर को और GL को लिंकिंग कर देते हैं, कॉस्ट सेंटर एंड GL, ठीक है, उसको लिंक। उसका तो हम इसमें ना कॉस्ट सेंटर में बजट डाल देते हैं, एक टी कोड में आपको वो होता है, उसमें हम इसका बजट डाल देते हैं, ठीक है। वो फ्यूरी में एक्चुअली नया जो आया उसमें 5 करोड़ का डाल दिया मैंने बजट, ठीक है। जैसे ही 5 करोड़ का बजट डाल दोगे और एंट्री करते रहोगे, क्योंकि जब भी आप खर्चा बुक करोगे वेंडर का, तो खर्चा बुक करने की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो जब भी आप खर्चा बुक करते हो तो कॉस्ट सेंटर डालते हो उसमें, ठीक है। जब कॉस्ट सेंटर डालोगे तो वो वहां से बजट कंज्यूम कर लेगा। 5 करोड़ का बजट था, आपने उसमें से 1 करोड़ खर्च कर दिया, तो 1 करोड़ का एक खर्चा हो जाएगा, बचेगा 4 करोड़। फिर ऐसी एंट्री करते रहे 2-3 महीने में पूरा 5 करोड़ खत्म कर दिया। तो वो फिर जैसे ही 5 करोड़ एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उस कॉस्ट सेंटर के लिए वो बजट मांगने लगेगा कि हाँ इसके अंदर बजट बढ़ाओ। ओके। हाँ, तो वो जो ये जो पार्ट है ये कॉस्ट कंट्रोलिंग में आता है। कंट्रोलिंग मतलब चेक लगाना, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम में अभी है कि नहीं है ये वाला प्रोसेस? नहीं सर अभी ये नहीं है। हाँ, तो ये मतलब जैसे ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो उस टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बजट लगाते हैं। ओके सर, ठीक है। और भी इसके अंदर और क्या क्या एक्टिविटीज, देखो असेट भी होता है इसके अंदर, वो आपका कवर हो गया। बैंकिंग होता है, जैसे बैंक से पेमेंट करते हो ना, जैसे आपने कस्टम वेंडर को पेमेंट कर दिया, उसका ये तो सिस्टम में कर दिया ना पेमेंट। अब आपको पता कैसे लगेगा कि बैंक से पेमेंट होनी चाहिए, है ना। तो क्या करता है इसमें SAP से एक फाइल जाती है
बैंक के सर्वर पे, बैंक के सर्वर पे फाइल जाएगी, बैंक क्या करेगा वहां से फाइल अपने सिस्टम में अपलोड कर लेता है। जब बैंक अपने सिस्टम में अपलोड कर देगा तो ऑटोमेटिकली वहां से पेमेंट हो जाएगी हमारे अकाउंट से, मतलब जो मेरा कंपनी का अकाउंट है उससे पैसा कट जाएगा और बैंक जिस पर्सन को मेरे को पेमेंट करनी है, यानी जिस पर्सन को भी मेरे को वेंडर को पेमेंट देनी है उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है ये, मतलब थोड़ा सा मतलब ये क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जैसे आपने पेमेंट डॉक्यूमेंट बनाया, फिर उसको आपने रन करा, फिर वो एक सर्वर पे जाएगा, वहां से बैंक फैच करेगा, फिर फाइल, मतलब 3-4 घंटे में होता है। तो इस तरीके से पेमेंट होती है। सर हम तो पेमेंट इस तरह से करते हैं, जैसे कोई वेंडर का जीएल है, वेंडर का हाँ लेजर है, हाँ हाँ, वो F-48 से पेमेंट रन करते हैं हम। वो तो एडवांस करते हैं, F-48 से होता है एडवांस, ठीक है। और F-53 होता है जिससे आप नॉर्मल पेमेंट करते हो, या आप यूज ओके। करते हो F110 मल्टी मतलब मास पेमेंट के लिए। नहीं नहीं सर, मैं F-48 और रिसीविंग के लिए F-29 यूज करता हूँ बस। हाँ तो फिर आप ना एडवांस की एक्टिविटी करते हो, जो F-40 होता है वो एडवांस पेमेंट के लिए होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें डाउन पेमेंट लिखा आता होगा जी। F-48, ये सारा एडवांस के लिए होता है। मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करते होगे है ना, हम्म। हाँ ए यूज करते होगे। हाँ, ये यूज करते हैं। हाँ वो एडवांस के लिए होता है। एडवांस जब भी पेमेंट आप किसी को देते हो ना, जैसे मान लो आपने कहा कि आपकी कंपनी में आपको पैसे की जरूरत होगी, मतलब आपको कुछ परचेस करना है, ठीक है, तो आपने बोला हम्म। मुझे ना आया मतलब मेरे को 50,000 एडवांस चाहिए, तो उस टाइम पे ये पूरा इस टी कोड से पेमेंट होती है एडवांस। ओके। नॉर्मल पेमेंट होती है वो F-53 से या 54 से होती ओके सर। अच्छा, इससे चेक वगैरह भी प्रिंट हो जाते हैं? है। हाँ चेक वगैरह प्रिंट होते हैं इससे। कैसे होते हैं सर? देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपका चेक का फॉर्मेट है ना, हर बैंक का अलग अलग का चेक फॉर्मेट होता है, ठीक है। हम्म। तो क्या करना पड़ता है हमें, उस चेक फॉर्मेट को जो प्रिंट करना है उसके लिए हमें ना क्या करना पड़ता है, बनवाना पड़ता है अपने टेक्निकल पर्सन से, क्योंकि फाइनेंस पर मैं तो फंक्शनल पर्सन हूँ, जैसे हम फंक्शनल पर्सन है, तो हमें हम्म। टेक्निकल पर्सन को बताना पड़ेगा कि हमारा ये चेक का साइज है, उसे चेक देंगे, वो क्या करेगा एक कोड लिख देगा और आपको एक जेड करके टी कोड दे देगा, जेड या वाई करके टी कोड दे देगा। जेड और वाई टाइप के जो टी कोड होते हैं वो कस्टमाइज टी कोड होते हैं, तो वो आपको एक बना के दे देगा, कुछ भी नाम दे देगा, ZF510 करके ऐसे दे देगा, ठीक है। आप उसको रन करोगे, जैसे ही रन करोगे और वहां पे अपना पेमेंट डॉक्यूमेंट डालोगे और कंपनी कोड डालोगे और डेट डालोगे और एग्जीक्यूट कर दोगे। जैसे ही एग्जीक्यूट कर दोगे ना, तो वो क्या करेगा एक प्रिंट जनरेट कर देगा। उस प्रिंट में आपके पास जो चेक मिला होगा ना कंपनी से, वो चेक लगाओगे हम्म। प्रिंटर और प्रिंट कमांड दे दोगे, उसमें प्रिंट होके आ जाएगा। ओके। हाँ, और अगर आपको स्टैंडर्ड में जाना है तो स्टैंडर्ड में प्रिंट तो होता नहीं है वैसे, बट एक टी कोड में नॉर्मली एक FBZ5 करके एक टी कोड होता है, ये प्रिंट फॉर्म पेमेंट डॉक्यूमेंट, तो इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इससे क्या है, ये इसमें सेम साइज में नहीं निकलता, ये स्टैंडर्ड एसएपी का ही है ना, तो ये सेम साइज में नहीं आएगा आपका, जिस साइज में आपको प्रिंट चाहिए, क्योंकि हर बैंक का अलग साइज होता है ना, किसी में नेम आता है, किसी में मतलब पेई नेम आता है, फिर हम्म। अमाउंट आता है, और अमाउंट कैसा होता है कि किसी का छोटा कॉलम होता है, किसी का बड़ा कॉलम होता है, तो उससे डिफरेंस आ जाता है, तो उस वजह से बनवाना पड़ता है हमें। स्टैंडर्ड जो है वो ये एसएपी ने गिवन कर रखा है, प्रिंट फॉर्म पेमेंट डॉक्यूमेंट, तो इससे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं पेमेंट डॉक्यूमेंट। ओके सर। और बताओ, और कुछ आपके क्यूरियोसिटी, आपको कुछ और जानना है, आपको मन नो पे? सर, और नहीं सर, कूड़े के लिए बस इतना ही है। ठीक है, मतलब इसके ये मतलब काफी, इसका क्या है कि एसएपी के अंदर पता है क्या मेन चीज क्या है, ये वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है, तो वर्ल्ड वाइड होता हम्म। है जिसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं, तो कुछ फीचर्स हमें डिफॉल्ट मिलते हैं, कुछ फीचर्स हमें इनहेंस करवाने पड़ते हैं। तो इनहेंस के लिए जो जरूरत कस्टमाइज होती है करवाने पर। हाँ, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, टेक्निकल पर्सन की नीड होती है। सर जैसे आजकल मैं एक इशू देख रहा हूँ हमारे हम्म यहाँ, एक कस्टमाइज लेजर है हमारे यहाँ, हम्म वेंडर और कस्टमर का, हम्म, जेड जेड वेंडर अंडरस्कोर हाँ हाँ पेमेंट ऐसे करके, हाँ हाँ हाँ, जेड वेंडर स्कोर लेजर, हाँ। हम्म, तो उसमें हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है एक, कि उसमें जब हम स्टैंडर्ड लेजर निकाल रहे हैं उसमें तो टीडीएस शो कर रहा है, हम्म, और कस्टमाइज लेजर निकाल रहे हैं तो उसमें टीडीएस शो नहीं कर रहा है, एक डेट आगे पीछे हो रही है। अच्छा,
वो क्या होगा कि ना कोड में इशू होगा, वो आपका जो टेक्निकल पर्सन होगा ना, जो भी आपका फंक्शनल गाय होगा, कंसल्टेंट होगा इसका फाइनेंस का, उसको उसको आप इन्फॉर्म करोगे तो वो ठीक करा देगा। सर वही वही प्रोसेस चल रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते अभी, इन द सेंस कि अभी आपको नॉलेज नहीं है। जब आप सीख लोगे, इसको कर लोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा हाँ मुझे क्या करना है, कैसे चेंज कराना है, कैसे डाटा चेंज करना है, तो वो तब आपको पता रहेगा। अभी क्या है कि आपका जो कंसल्टेंट है उसे पता है कि हाँ मैंने इस टाइप से लॉजिक दिया हुआ है अपने टेक्निकल पर्सन को, तो यहाँ ये मिस्टेक हो रही होगी, तो वो क्या करेगा, उस लॉजिक को चेंज करा देगा, तो चेंज करेगा, आपकी रिपोर्ट सही हो जाएगी। ओके। जो जितने भी जेड टी कोड होते हैं ना, कस्टमाइज होते हैं। कस्टमाइज में क्या करना होता है, आपको लॉजिक सही देना पड़ता है। अगर लॉजिक सही दोगे तो सही आएगी रिपोर्ट, अदरवाइज गलत आएगी। ये हर क्लाइंट का अलग अलग होता है। ओके सर। तो अगर आपको गलत लॉजिक हो गया तो गलत काम करेगा वो, मतलब सही से रिपोर्ट नहीं आएगा, सही से डाटा नहीं आएगा। तो सर आप उसको कौन आपको सी कंपनी में वर्किंग है? अभी तो कंपनी का तो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में, है ना। ओके। हाँ, तो मतलब अभी मेरा मैं बता सकता हूँ कि हाँ एमएनसी वन ऑफ बिग फोर में हूँ मैं, ठीक है। ओके। सो और ओके कुछ सर। आपके मन में क्यूरियोसिटी और कुछ जानना चाहते हो आप? नहीं सर, और मेरा आज के लिए डन हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ओके सर। गुड नाइट सर। ओके, आपसे विनय कुछ बात करेंगे, मैं जरा एक बार उनको कॉल कर, उनको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके। हेलो। हेलो। हाँ, मिस्टर आयुष, एम आई ऑडिबल? यस सर। मिस्टर आयुष, अगर आपको कोई फर्दर डाउट, कोई फर्दर क्वेश्चन है रिलेटेड टू एसएपी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, और एसएपी के फॉरकास्टिंग से रिलेटेड या किसी तरह का आपको फर्दर डाउट अगर है,